नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल। स्वागत है आपका पाल एकेडमी में। तो जैसा कि हमने बताया था कि पाल एकेडमी के ऊपर साइंस की टॉपिक स्टार्ट होगा और साइंस हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हालांकि 2-3 टॉपिक हो चुके थे साइंस में, सेल वगैरह ये सब हो चुके थे, लेकिन हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनका भी भला हो जाए कुछ, है ना। तो देखते हैं साइंस। दिख रहा है ना ऊपर? साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान, ठीक है। अब ये ज्ञान से समझ में आ रहा होगा कि जानने वाली कुछ बात है इसमें, है कि नहीं। अब जानने वाली क्या बात है? साइंस का अर्थ होता है जैसे साइंटिया शब्द से साइंस शब्द का जन्म हुआ है, ठीक है। और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना, ठीक है। क्या होगा? जानना। तो साइंस बहुत टाइप का होगा, जैसे जीव विज्ञान, है ना, जीवों के बारे में जानना है तो जीव विज्ञान, जंतुओं के बारे में जानना है तो जंतु विज्ञान, है ना, पेड़ पौधों के बारे में जानना है तो वनस्पति विज्ञान, ठीक है। बहुत सारे टाइप के ऐसे विज्ञान देखने को मिलेंगे हमें। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, है कि। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि साइंस में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको देखना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजी। दूसरा देखेंगे जंतु विज्ञान, जूलॉजी, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होगा? ठीक है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम क्या कहेंगे? बॉटनी, ठीक है ना। इतना समझ रहे होगे। ये 3 चीजें हम लोग को कवर करना है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान का तो मतलब सीधा सीधा हो गया कि जीवों का अध्ययन। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में क्या होगा भाई? वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे, जिसे हम क्या कहते हैं? पादप कहते हैं, है ना। पेड़ पौधे का अध्ययन, पेड़ पौधे के स्ट्रक्चर, उसका आंतरिक संरचना के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान याद रखना कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता, ये किसको कहते हैं? अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है। जीव विज्ञान का भी पिता इन्हीं को ही कहा जाता है, अरस्तु जी को, और जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। ध्यान समझना कि पिता का मतलब, देखो क्या होता है कि सबसे पहले जीवों के बारे में जानना, जंतुओं के बारे में जानना का शुरुआत किया था किसने? अरस्तु ने। याद समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसका नामकरण किया था, नाम, ठीक है। जीव विज्ञान को अगर देखो, जीव विज्ञान का नाम की बात किया जाए तो नाम क्या, नाम या फिर इसको आप कह सकते हो शब्द। ये जो शब्द किसने दिया था?
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ जीव विज्ञान। जीव विज्ञान नाम या शब्द ये किसने दिया था? ठीक है, जीव विज्ञान नाम या शब्द ये देखो, ये आपका दिया रहेगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे। ठीक है, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ट्रेविरेनस कौन थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। याद रखना, ट्रेविरेनस की एक रचना है फिलोसोफर डी ऑर्डर डी फिलोसफी। ठीक है, क्या नाम है? ऑर्डर डाई फिलोसफी। ठीक है, देखना याद रखना है कि ये ऑर्डर डाई फिलोसफी जो है ये किसके नामकरण किसका किया था इन्होंने? जीव विज्ञान। लेकिन इस ऑर्डर डाई फिलोसफी में लगभग 1000 पौधों का या पेड़ पौधों का, ठीक है, पेड़ पौधों का उल्लेख है। 1000 पेड़ पौधों का उल्लेख है। और ये किस टाइप के पेड़ पौधे हैं जिसका हम व्यापार करते हैं? व्यापार मतलब समझ रहे हो ना, आलू प्याज ये सब। तो पेड़ पौधों का कितने थे इन लोग? लगभग 1000 पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है किस बुक में? ऑर्डर डाई फिलोसफी में। याद रखना कि ऑर्डर डाई फिलोसफी किसकी रचना है? तो ट्रेविरेनस की रचना है। ऑर्डर डाई फिलोसफी किसकी रचना है? ट्रेविरेनस की रचना है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, ये अरस्तु की रचना क्या होगी? अरस्तु की रचना देखो, अरस्तु जो है बायोलॉजी एनिमल की बात करता है ना, एनिमल की बात कर रहा है। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया, इनकी रचना क्या है? इनकी एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें लगभग 500 जीवों की बात, जीवों का उल्लेख है। ठीक है, लगभग 500 जीवों का इन्होंने सबसे पहले बात कही थी। पिता हो गए कौन? एरिस्टोटल हो गए, देखो पिता। नामकरण जीव विज्ञान किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ऑर्डर डाई फिलोसफी, याद रखना कि इसी बुक में सबसे पहले इस जीव विज्ञान शब्द का, बायोलॉजी शब्द का यूज किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी बुक है जिसमें सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द का उल्लेख था। तो याद रखना ऑर्डर डाई फिलोसफी। ठीक है, देखो हिंदी में इसके करने के चक्कर में मत रहो, जो इंग्लिश में दिया हुआ है आपको इसी को याद रख लो, है ना, वरना में हिंदी में कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं कि याद करना बड़ा मुश्किल है। तो आप समझो इस बात को। तो इतनी बात आप लोग लिख लो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में, है ना। पिता थे अरस्तु और ये थे, नाम था इनका लेमार्क, ये फ्रांस के थे। देखो अरस्तु जो थे ये ग्रीक बोटनिस्ट थे, ग्रीक बोटनिस्ट मतलब ग्रीक वनस्पति विज्ञान के जानकार थे। लेकिन सॉरी बोटनिस्ट नहीं थे, नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का मतलब क्या है कि प्रकृति का अध्ययन करने वाला। ठीक है, प्रकृति में जो जो चीजें हो रही है उसके बारे में अध्ययन करने वाला ये कहलाता है। तो याद रखना, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, है ना, इतनी बातें समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बॉटनी के बारे में। इसको मिटा दूं, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, देखो कहीं कहीं मैं बताया बायोलॉजी जो है इसको कहीं कहीं लाइफ ऑफ साइंस भी कहा जाता है, साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। या तो लाइफ साइंस कहा जाएगा या तो लाइफ साइंस कहा जाएगा या फिर साइंस ऑफ लाइफ कहा जाएगा। ठीक है,
साइंस ऑफ लाइफ कहा जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे बायोलॉजी करके पढ़ते हैं वैसे ही किसी किसी जगह पर, जैसे आप चल जाओ यूएसए, यूरोप, ये सभी जगह पर क्या होगा, लाइफ साइंस या साइंस ऑफ लाइफ की जगह पे पढ़ा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, इतना समझ में आ गया होगा। अरस्तु, हाँ हाँ, क्या चीज, ठीक, इतना समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, बॉटनी में। बॉटनी में तो बॉटनी पता है हमको क्या होगा, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। बॉटनी शब्द जो आता है बॉस्कन से, बॉस्कन, बॉस्कन का मतलब ग्रीक में होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरना, घास देखे हो ना, घास चरना, जो चारागाह वगैरह होता है, तो वो होता है बॉस्कन। बॉस्कन का मतलब होता है ग्रेजिंग, मतलब चरना। ठीक है, तो यहां से ये शब्द आया क्या, बॉस्कन से बॉटनी आ गया। अब इस बॉटनी को हम फाइटोलॉजी भी बोल देंगे। फाइटोलॉजी मतलब प्लांट होता है ना, इसको हम फाइटोलॉजी भी कहते थे पहले, लेकिन बाद में पूरी दुनिया ने इसको बॉटनी नामक शब्द से जाना और उससे यूज टू हो गया, सब ने मान लिया, है ना। तो अच्छा, बॉटनी के पिता किसको कहा जाता है भाई, बॉटनी के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस जो थे, ये जो थे अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, जो थियोफ्रेस्टस थे वो कौन थे, अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, अब यहां पर आगे देखो कि अगर, अच्छा इनकी अब रचना मैं लिख लूं, रचना, इनकी रचना देखो, उसका उनका रचना था हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु का, और इनकी रचना हो जाएगी हिस्टोरिया प्लांटोरिया। हिस्टोरिया प्लांटोरिया, है ना। इसमें लगभग 480 पुस्तकें या लिटरेचर, सॉरी इसमें लगभग पुस्तकें नहीं, 480 पौधों का उल्लेख है। लगभग कितने पौधों का उल्लेख है, 480 पौधों का उल्लेख है। अब यहां पर आप देखो कि थियोफ्रेस्टस की रचना क्या है, हिस्टोरिया प्लांटोरियम, जिसमें 480, लगभग 480 पौधों का उल्लेख है। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, है ना, 480 पौधों का उल्लेख है। अब एक और रचना है, एक और व्यक्ति है प्लिनी। ठीक है, एक और रचनाकार कौन है, प्लिनी। तो प्लिनी ने रचना किया था हिस्टोरिया नेचुरलिस। हिस्टोरिया नेचुरलिस, ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये सब रचना याद रखना है ना। हिस्टोरिया नेचुरलिस किसकी रचना है, पूछता है क्वेश्चन, प्लिनी की रचना है। हिस्टोरिया नेचुरलिस किसकी रचना है, प्लिनी की रचना है। ठीक है, अब यहां पर बॉटनी, अच्छा इंडियन बॉटनिस्ट, भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता, भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो याद रखना विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, याद रखना भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग को। प्लिनी की रचना क्या है,
हिस्टोरिया नेचुरलिस, एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए इसको मैं बता दिया। और भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाएगा? विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाएगा। एक और पुस्तक का नाम है डी मटेरिया, याद रखना, डी मटेरिया मेडिका, डी मटेरिया मेडिका, ठीक है, डी मटेरिया मेडिका, ये एक पुस्तक है। अब एक पुस्तक जो है इसको होम्योपैथी का आधार माना जाता है, होम्योपैथी का आधार माना जाता है, याद रखना है ना। होम्योपैथी की अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, उसके ज्ञान में बेसिक है, समझ लो ये होम्योपैथी का, है ना। तो इसका इसके रचना थे डाइऑस्कोराइड्स, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डाइऑस्को, यहाँ लिख देता हूँ, डाइऑस्कोराइड्स, डाइऑस्कोराइड्स, याद रखना। ये कुछ बुक हैं और इन बुकों को आपको याद रखना है कि क्या नाम है इनके, है ना। तो ये सभी बॉटनी के बारे में इतना चीज आप लोग को याद रखना है, इतनी चीजें से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ, है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया तीन चीज हमको पढ़ना है, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, यही सब हमको पढ़ना है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो कि इनमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। बायोलॉजी का मतलब जिंदा चीजों का अध्ययन, जिंदा चीजों का अध्ययन, ये बिल्कुल बेसिक एक लेक्चर है जिससे आप लोग समझ जाओगे। एक पृष्ठभूमि आप लोग के दिमाग में बनना चाहिए जिससे कि हम लोग ये ध्यान में रख सके कि आगे जो हमको पढ़ना है वो उसका एक मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए आप लोग के दिमाग में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जिंदा चीजों का अध्ययन, तो सबसे पहले ये देखो कि जिंदा चीजें आप किसको किसको बोलोगे, जिंदा किसको बोलोगे? सांस चल रही है तो जिंदा है, अच्छा सांस चल रही है तो जिंदा है, ठीक है, बात सही है, सांस चल रही है तो जिंदा है, नहीं चलेगी तो नहीं रहेगा। अब यहां पर देखो कि सबसे पहले अगर हम किसी भी जीव का सबसे छोटा चीज पे जाएंगे, कोई भी चीज उठा लो, जीव की बात कर रहा हूं, निर्जीव की बात नहीं कर रहा, कोई भी जीव जो है उसके आप अंदर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। अल्टीमेटली क्या मिलेगा? सेल मिलेगा, मतलब कोशिका मिलेगी, ठीक है। इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार, जीवन की इकाई, जीवन का भौतिक आधार तो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाएगा, जीवन की इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब इसके अंदर क्या होगा भाई? कोशिका तो है, मान लो कि ये कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है, केंद्रक होगा, समझ में आ रहा है ना। कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्रक। अब ये केंद्रक के अंदर कुछ फ्लूइड भरा होगा और केंद्रक में के बाहर, लेकिन कोशिका के अंदर, मतलब इस जगह पर कोई फ्लूइड भरा होगा। फ्लूइड मतलब कोई तरल भरा होगा, तरल, ठीक है। तो इस तरल को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस तरल को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो याद रखना कि अगर जिंदा चीज है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा। अगर जिंदा चीज है कोई तो उसमें क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना।
तो सबसे पहले हम लोग लिखते जाते हैं, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, इसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, देखो अभी आप एक पिक्चर देखोगे, उस पिक्चर में देखो ध्यान से कि एक कोशिका है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस दिख रही होगी आपको, और न्यूक्लियस में एक कोशिका है, उसमें आपको न्यूक्लियस दिख रही है, और उस न्यूक्लियस में जो है फ्लूइड भरा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो वो फ्लूइड ही क्या है, प्रोटोप्लाज्म। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो फ्लूइड ही क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, वही प्रोटोप्लाज्म है। इसको हम लोग जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, अब यही प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, श्वसन करता है। तो याद रखना ये क्या होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब कोशिकीय संरचना देखने को मिलेगी। कोशिकीय संरचना देखने को मिलेगी, है ना। देखो क्या होगा कि हर एक जीव का एक अलग टाइप का संरचना होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कोशिकीय संरचना, किसी किसी का कोशिकीय संरचना कहा जाए, देखिए आप एक चित्र में देख रहे होंगे कोशिकीय संरचना, कि हर एक जीव का कोशिकीय संरचना अलग होता है। हर एक जीव का छोड़ो, एक जीव में मतलब आपके अंदर भी किडनी की जो कोशिकाएं होंगी उसकी संरचना अलग टाइप से होगी, लीवर की जो कोशिका होगी उसकी संरचना अलग टाइप से होगी, दिमाग की जो कोशिका होगी मतलब न्यूरॉन सेल्स जो होंगे वो उनकी संरचना क्या होगी, अलग होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो आपके टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उसकी संरचना क्या होगी, अलग होगी। तो वही चीज बोल रहा हूँ कि अलग अलग संरचना होगी, संरचनाओं में विविधता देखने को मिलती है। याद रखना ना, मानव के अंदर लगभग 200 प्रकार की कोशिका, 200 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। अब तक जितने डिराइव है 200 प्रकार के लगभग सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अभी और खोजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि और इससे ज्यादा मिल सकते हैं, है ना। ठीक है, तीसरी बात, कोशिका संरचना आप देख सकते हो, अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, कोशिका संरचना दिख रहा है। संरचना अलग अलग टाइप की भी हो सकती है भाई, अगर मेरी संरचना हो सकता है किसी और की संरचना, मेरे बगल वाले पड़ोसी उसकी अलग, लेकिन कोशिकीय संरचना जरूर दिखाई देगी, बशर्ते वो एक कोशिकीय नहीं होना चाहिए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। हमारे अंदर जो छोटी छोटी कोशिका हैं वो लगभग 30 बिलियन मतलब लगभग 300 करोड़ कोशिकाएं, समझ रहे हैं आप, लगभग 300 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। तो आप इस बात को समझ लेना कि 300 करोड़ कोशिकाएं होंगी, लेकिन कुछ जीव ऐसे होंगे वो पूरा एक कोशिका का ही बना हो, तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गन कह सकते हैं, या यूनिसेलुलर कोई जीव कह सकते हैं, या यूनिसेलुलर हम क्या कह सकते हैं उसको, एनिमल। समझ में आ रहा है। तब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ये हाथ है, ठीक है, अगर इस हाथ में मेरा यहाँ कट जाए, ये हाथ यहाँ से अलग हो जाए, फिर भी मुझे कुछ, मेरे शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मल्टी सेलुलर हूँ, मेरे शरीर से कुछ कोशिकाएं अलग हो गई। लेकिन अगर कोई एक कोशिका जीव है, उसको यहाँ थोड़ी सी भी उसको चोट लगा तो पूरा मर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो वो हो गया क्या, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, कुछ एक कोशिकीय जीव के बारे में हम लोग आगे जानेंगे जब कोशिका पढ़ेंगे, है ना। एक कोशिकीय प्लांट, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय प्लांट, बहुकोशिकीय जीव, ये सब देखेंगे हम। तो कोशिकीय संरचना के बारे में समझ गए आप, सबकी संरचना कोशिका अलग होगा। सभी जीवों का एक लाइफ साइकिल होता है, सभी जीवों का क्या होगा, एक लाइफ साइकिल होगा, जीवन चक्र होगा। ठीक है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि मुर्गी होगा, मुर्गी से चूजा होगा, चूजा से फिर मुर्गी होगा, फिर मुर्गी से अंडा होगा, अंडे से फिर चूजा होगा, फिर मुर्गी होगा, फिर ये सब लाइफ साइकिल क्या होता है, चलता जाता है। हमारे इंसानों में भी यही है कि नहीं। बच्चा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर जवान होगा, फिर शादी होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर वो बूढ़ा होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा।
तो ये क्या है, एक लाइफ साइकिल चलता ही रहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, लाइफ साइकिल की बात कर लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है, जनन। क्या होगा, जनन, जन्म देंगे बच्चे पैदा करने वाले। बहुत सारे जीव हैं, कुछ जीव अंडे हैं, है कि नहीं, कुछ जीव अंडे देते हैं। तो याद रखना कि रिप्रोडक्शन सिस्टम, अगर कोई जीव है तो उसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा ही होगा। लेकिन यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब इंसान कभी मरता नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक जीव हो गया, यही आगे चल के दो भागों में बढ़ जाएगा, तो ये मरा थोड़ी, ये तो दो भागों में बढ़ गया। हम लोग बात करके देखेंगे आगे इस बारे में, है ना, चर्चा करेंगे। तो ये कभी मरेगा नहीं, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। 4 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आ जाओ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, श्वसन। श्वसन, अगर कोई वस्तु या कोई जीव जिंदा है तो उसका मतलब उसमें श्वसन की क्रिया हो रही होगी। अब श्वसन में भी आगे चल के देखना पड़ेगा कि ऑक्सी श्वसन हो रही है कि अनऑक्सी श्वसन हो रही है। हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, है ना। श्वसन की क्रिया होगी, फिर यहाँ से एटीपी बनेगा, है कि नहीं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद फिर 32 एटीपी लगभग बनते हैं, जो एनर्जी को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है इसको, कोशिका का ऊर्जा घर, एटीपी, ठीक है। इस बारे में जब हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक श्वसन तंत्र का पूरा अंग है, ये समझ में आ रहा है। देखो गुर्दे है, फेफड़े हैं, श्वास नली है कि नहीं, एपिग्लोटिस है, लैरिंक्स है, ये सब क्या है, श्वसन तंत्र के अंग है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद श्वसन हो गया। श्वसन के बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म के बाद जीव का सोचना ही गलत है, समझ में आप। उपापचय क्रियाएं, अगर कोई जीव है तो उसमें ये क्रिया जरूर हो रही होगी। उपापचय क्रियाएं क्या होती है कि हम जैसे मान लो कि कुछ खाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना और छोटे मॉलिक्यूल को एक करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, यही उपापचय क्रियाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। जैसे हम भोजन करते हैं तो हम बड़े बड़े दाने अंदर लेते हैं, लेकिन आगे चल के हमारे दांत, सलाइवा, अंदर जो जूस, गैस्ट्रिक जूस होता है, ये सब उसे क्या करते हैं, उसको मैश करके, चर्निंग करके क्या कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे महीन कण बना देते हैं। समझ पा रहे हैं। उसके बाद उपापचय क्रिया, बड़े से क्या हो गया, छोटा। अब छोटे से बड़ा कैसे होगा, जैसे भाई आदमी का ग्रोथ ही देख लो, जो बचपन में छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है, तो छोटे छोटे सेल एक ही बार क्या बनाते हैं, बड़ा सेल बना लेते हैं। समझ पा रहे हैं। इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है, याद रखना है ना, इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है, सब आगे देखेंगे। फूट कोशिका में कोशिकाओं की मरम्मत करना, है कि नहीं। अब जैसा मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा। अगर कोई जीव है, जीवित है, तो वो क्या होगा, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा। है कि नहीं, विकास होगा कि नहीं, विकास होगा। चलिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास होगा, ठीक है। शरीर का ग्रोथ होगा, आपके मसल्स का ग्रोथ होगा, आपके बोन्स का ग्रोथ होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये विकास होना बहुत जरूरी है अगर कोई जीव जीवित है तो, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या देखने, सेंसिटिविटी होगा। सेंसिटिविटी होगा, क्या होगा, सेंसिटिविटी होगा। जैसे कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन, इसको हम क्या कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे, है ना, उद्दीपन।
तो उद्दीपन का मतलब क्या है, बात समझना कि यदि मतलब एक रिएक्ट करना अचानक से, बात समझ रहे कि रिएक्ट करना। अब रिएक्ट कैसे करोगे, जैसे कि मान लो कि मेरी हथेली पे मैंने गरम गरम पानी वो कर दिया, पानी डाल दिया, तो ये रिएक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई आदमी जिंदा है तब तक समझ लो कि वो रिएक्ट करेगा किसी न किसी कारण से, किसी न किसी सिचुएशन में। तो रिएक्ट करना भी जीवन जिंदा चीज़ों का ही लक्षण है। निर्जीव चीज़ें कभी रिएक्ट नहीं करती हैं, याद रखना, ठीक है। वो फिजिक्स में मत चले जाना कि हर एक जो है थर्ड लॉ के मत चले जाना कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत में बराबर प्रतिक्रिया होती है, थर्ड लॉ में मत चले जाना, ठीक है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहाँ तक पहुंचे हम लोग, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के बाद और क्या होगा बताओ, और मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट का मतलब स्थानांतरण होगा, ठीक है, बोल सकते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखते थे हम लोग तो स्थानांतरण जल्दी याद आ जाए। तो मूवमेंट होगा, क्या होगा, अगर कोई जिंदा चीज है तो मूवमेंट उसमें जरूर होगा ही होगा। चलिए, मूवमेंट स्थानांतरण हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, समझ में आ रहा है ना। उत्सर्जन का मतलब क्या होगा कि कोई भी जीव अगर होगा तो अगर उसके अंदर कोई विषैला पदार्थ चले गया या कुछ टॉक्सिसिटी चले गया, है कि नहीं, या फिर कोई ऐसा पदार्थ चले गया जो शरीर उसका एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर करना, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर करना, यही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। पढ़ेंगे हम लोग, पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। देख पा रहे होगे आप फोटो देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे, है ना, पिक्चर देखोगे तुरंत समझ जाओगे। 11वां, इसीलिए मैंने पिक्चर लगाया है कि बायोलॉजी जो है आप इमेजिन कर सकते हो, है कि नहीं। जैसे मान लो कि मैं किडनी बोलूं तो मैं किडनी आपको दिखा सकता हूँ, है ना। यहाँ से मैं फोटो में दिखा दूंगा ये किडनी है, ये गुर्दा है, ये फेफड़ा है, ये हार्ट है कि नहीं। लेकिन अगर मैं मान लो कि रसायन में चले जाऊँ, है ना, पोटेशियम बोलूँ तो भी नमक लगता है, सोडियम बोलें तो भी नमक लगता है, कुछ और बोले तो सेंधा नमक हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो एक्सक्रीशन उत्सर्जन, है ना। तो जब चित्र देख करके पढ़ते हैं तो वो एक दिमाग में बैठ जाता है और वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है जीवित चीजों में। और एक चीज हो जाएगा हीलिंग, ठीक है। हीलिंग मतलब कोशिकाओं की मरम्मत। अभी आपको कोई घाव लग गया है कि नहीं, देखो पिक्चर देखो, आपको कोई घाव लग गया है, धीरे 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 हील हो गया। जीवित चीजों में ही ये होता है। अगर कोई चीजें मृत है तो यहाँ पर ये नहीं होने वाला, है कि नहीं, समझ रहे हो अपनी बात को, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको जिंदा चीजों में देखने को मिलती है, ठीक है, जिंदा चीजों में देखने को मिलती है। जैसे कोई चौक हो गया, उस चौक को सबसे छोटा 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 टुकड़ा करोगे तो अंत में आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा परमाणु मिलेगा। याद रखना, जीवित चीजों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या मिलेगी आपको, कोशिका। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो ये जीवित चीजों में आपको क्या मिलेगा, अंतिम चीज कोशिका, ठीक है। जिंदा चीजों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक मतलब जिससे मिलकर उसकी संरचना हुई है,
और उसकी संरचना टिकी किससे है, और क्रियात्मक, और जो वर्क कर रहा है, क्योंकि कोशिका में ही, कोशिका के जब हम अंदर पढ़ेंगे तो उसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का ये सब हो गए, ये सब भी एक काम करते हैं, है ना, जिसको माइक्रोबायोलॉजी हम लोग बोलेंगे। तो कोशिका किसको बोलेंगे हम, जीवित चीजों के अंतिम या क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कहेंगे। और जब निर्जीव चीज की बात करेंगे, किसी निर्जीव की बात करेंगे, तो वो क्या होता है पता होगा आपको, परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं ना। तो मृत जीव में, मृत में क्या मिलेगा, निर्जीव जो है उसमें अंतिम चीज परमाणु, और जीवित में कोशिका, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगले चैप्टर से हम लोग कोशिका स्टार्ट करेंगे, कोशिका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, आज हमारे पास एक आग का गोला क्या है, सूरज है, लेकिन आज से 20 करोड़ लगभग साल पहले हर एक जो पिंड था, चाहे वो पृथ्वी हो, कोई भी ग्रह था, वो एक आग का गोला ही था। समझ पा रहे हैं आप, हर एक पिंड था जो जैसे पृथ्वी था वो भी क्या था, आग का गोला था। तो 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी क्या था, एक आग का गोला। पृथ्वी क्या था, एक आग का गोला। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिका आई कैसे, है ना। पृथ्वी आग का गोला था, और एक बात और याद रखना कि वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था, याद रखना है ना। जब सेल नहीं था पृथ्वी में, प्रारंभ में क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। अभी ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन क्या था, नहीं था, ठीक है। होता क्या था उस समय कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था पृथ्वी का कि वाष्पीकरण लगातार हो रहा था। क्या हो रहा था, वाष्पीकरण निरंतर हो रहा था। समझ पा रहे हैं बात को, मतलब जो जल था वो गिर रहा था पृथ्वी पर, और फिर पृथ्वी तो गर्म है, और वो क्या हो रहा था, फिर भाप बन के उड़ जा रहा था, फिर गिर रहा था, फिर मतलब ये निरंतर प्रक्रिया चलते जा रही। फिर क्या हुआ कि बिजली के कड़कने से, मैं आपको बता रहा हूं ये सब प्रूफ किया गया है, मैं आपको बताऊंगा अभी प्रूफ किया है किसने। बिजली के कड़कने से, ठीक है, बिजली के कड़कने से क्या हुआ कि कुछ समय तक के लिए क्या हुआ, रुक गया। ये जो प्रक्रिया चल रही थी वाष्पीकरण की प्रक्रिया, कुछ समय के लिए क्या हो गया, रुक गया। कुछ समय मतलब एक सेकेंडों भर के, ठीक है। अब रुकने के बाद क्या हुआ, कि जैसे 100 डिग्री से कम हुआ टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री से कम हुआ, तो उसमें हमें उनको ये देखने को मिला कि भाई मॉलिक्यूल क्या हो गया, सब नीचे गिर गए, और बन क्या गया, सागर बन गया, ठीक है। सागर का निर्माण हुआ, अब सागर का जब निर्माण हुआ तो क्या हो गया, उसी समय अंदर एक मॉलिक्यूल हो गया, नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल क्या बना, आरएनए। कहां, समुद्र के अंदर, समुद्र के क्या बना, अंदर बना, ठीक है। ये आरएनए मत लिखो, आरएनए बाद में लिख लेंगे, या सीधा लिख लो मॉलिक्यूल कहां बना, समुद्र के अंदर। अब जब वो जीवित मॉलिक्यूल बना तो उसको सरवाइव करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो समुद्र में बहुत सारे क्या थे,
जीव रहते थे, और उसी जीव से, भाई समुद्र का पानी बहुत गर्म था तो वो क्या बन गया, एक सूप की तरह काम कर रहा था। मैंने क्या कहा, जीवित चीज है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब खाना पीना भोजन वगैरह चाहिए, तो वो भोजन कहाँ से ले रहा था, सूप। यहां मैं लिख देता हूं समुद्री सूप। समुद्री सूप, समुद्र का जो पानी था वो उसके लिए सूप की तरह काम कर रहा था इस मॉलिक्यूल के लिए, है ना। अब ये मॉलिक्यूल जो था वो किस पे जीवित था, ये मॉलिक्यूल जो था वो जीवित किस पर था, समुद्र के सूपी सी पर, ठीक है। अब धीरे 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 क्या हुआ, ये चीज आगे बढ़ती गई। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो था ना, ये यहाँ से यहाँ तक हम तो लिख तो ऐसे ही दे, लेकिन लगभग 1000, 1200-1500 साल का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे करीब लाखों साल का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे करीब हजारों लाखों साल का फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो बात? हाँ, ये तुरंत ऐसा लिख दे रहा हूँ तो ये मत सोचना कि चौथे पांचवें दिन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे क्या बन गया, ये समुद्री सूप उसका भोजन है ना। अब धीरे 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 जब समुद्री सूप कम होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ, इनके पास अभी क्या था, ऑक्सीजन था नहीं था। जब कम होने लगा तो समुद्र के जो जीव थे वहाँ से उन लोगों ने क्या किया, प्रकाश, जब सूर्य का, जब पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे 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 कम हुआ, सूख गया, जैसे कि आज सूर्य है, इसका भी टेम्परेचर, इसमें से भी जो ज्वाला है वो धीरे 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 कम हो रही है और धीरे धीरे कम हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये पृथ्वी के जैसे ही एक भूमि बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जब पृथ्वी की धीरे धीरे कम हुआ तो वहाँ के जो समुद्र के किनारे, जो समुद्र के किनारे शैवालों का, समुद्र के किनारे क्या हुआ, शैवाल समुद्र के अंदर तो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन समुद्र जब सूखा या समुद्र जब कम हुआ पानी तो समुद्र के किनारे इन शैवालों का, आप शैवाल देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो इस टाइप के शैवाल थे, दिख रहा है आपको, ठीक है, फॉसिल्स। इन शैवालों को बोलते हैं स्टोमेटोलाइट्स। इन शैवालों को हम क्या बोलते हैं, शैवाल। इन शैवालों को क्या बोलते हैं, स्टोमेटोलाइट्स, ये शैवाल बोलेंगे। तो इन शैवालों ने फिर क्या किया, जब सूर्य के प्रकाश इन पर पड़ा तो इन लोगों ने क्या किया, क्या होता है सूर्य के प्रकाश से जब शैवालों पर, हरी चीजों पर पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और आज भी आप देखते हो कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दिन में पौधे जो होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो इन्हीं से ऑक्सीजन आया, यहां से हमको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब चूंकि ऑक्सीजन मिल गया है कि नहीं, तो ऑक्सीजन से जीवित रहने वाले, बनने वाले जितने भी जीव थे सब बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए, और लास्ट में जो सबसे फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड बना, मतलब केंद्रक न्यूक्लिक एसिड बना, वो क्या बना, आरएनए। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड क्या बन गया, आरएनए बन गया, ठीक है। और यहां से जीवन की शुरुआत हो गई ऑक्सीजन के साथ। जो भी जीव ऑक्सीजन के साथ सरवाइव कर सकते थे उन्होंने किया, और जो नहीं कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। समझ रहे हैं बात ना, ठीक है। तो यहां से आ गया, अब धीरे धीरे यहां से चले गया। तो रॉबर्ट हुक ने कुछ समय बाद 1665 में क्या किया, सेल का खोज किया, आविष्कार नहीं किया, सेल की खोज किया, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। देखो यहां पर आप देख सकते हो वो फॉसिल्स में दिखाया आपको, है ना, इस तरीके से हुआ था। अब ये जो पूरा मैंने बताया, ये पूरी कहानी जो मैंने बताई, ये कहानी जो है पूरा डिटेल में मैंने नहीं बताया, ठीक है। जितनी चीज़ जरूरी थी और जितनी चीज़ मुझे याद थी, याद तो खैर मुझे नहीं लगता है कुछ भूला हूँ। और ये सब क्या है, ये प्रूव्ड किया गया है, ये प्रूव्ड है। किसने प्रूव किया था, मिलर ने प्रूव किया था, याद रखना। किसने प्रूव किया था, मिलर ने प्रूव किया था, ठीक है। मिलर ने एक ऐसा ही एक एटमॉस्फेयर बनाकर, स्ट्रक्चर बनाकर मिलर ने इसका प्रूव किया था। देखो आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर,
देखो ये वही सिस्टम है जिसमें मिलर ने प्रूव किया था, समझ रहे हैं? ठीक है, मिलर ने जो प्रूव किया था ये वही सिस्टम आपको मुझे मिल गई है कहीं से ये वाली पिक्चर, तो मैं बोला चलो दिखा देते हैं। समझ पा रहे ना? ये पूरे चीज़ों को यहाँ पर मिलर ने प्रूव किया था, कैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहा था, फिर एक समय बाद कम किया, उसके बाद फिर नीचे जो दिया हुआ है सबसे उसमें, तो नीचे समुद्र के नीचे मैं आपको बताया था ना, तो नीचे में क्या हो गया, वहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का जन्म होने लगा। ठीक है, तो ये था, यहाँ से आ गया है क्या, कोशिका। ठीक है, और अभी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 20%, लगभग 20.03% है कि नहीं? चलिए, तो इतना आप लोग को याद रखना। ये मैं ऐसा इसको याद रखने का बहुत ज़रूरत नहीं है ना, बस ये याद रखना प्रारंभ में क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये याद रखना सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है, ये भी पूछ चुका है। रॉबर्ट हुक तो सेल की खोज किया था, वो तो पूछ ही लिया है। ठीक है, और कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो वो होता है। याद रखना कि बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है। ये जो गैस है ये पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है, पौधे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पौधे इसी से, बिजली के चमकने से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपसे परसेंटेज पूछ दे तो आप बता सकते हो 64% नाइट्रोजन पौधों को किससे मिलता है? मिल जाता है बिजली के कड़कने से मिल जाता है या चमकने से मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना ऑक्साइड। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, खैर वो आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे तो, है ना। तो फिलहाल इतना ही आज रहने देते हैं। इसके बाद अगली क्लास हमारी होगी सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, डिटेल में उसको भी पढ़ेंगे। हो सकता है कोशिका पढ़ने में 2 से 2 क्लास लग जाए, लेकिन अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा कभी किसी बुक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसके बाद अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये आएगा किसमें? मेरे चैनल में आएगा, ये पाल एकेडमी में। ठीक है ना, ये आएगा पाल एकेडमी में। आप लोगों को उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आपको लाइक भी कर लीजिएगा, है कि नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट में दे दीजिए जा करके। ठीक है, और लोगों को शेयर करिए कि भाई इस जगह पर अब ऐसा ऐसा पढ़ाया जाए। एक बात और बता दूँ कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर पुराने स्टूडेंट के लिए यूट्यूब चैनल है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर पुराने स्टूडेंट का सिलेबस नहीं बचा होता तो हम नए यूट्यूब चैनल चलाते ही नहीं, मैं चालू ही नहीं करता, क्योंकि मुझे बड़ा बेकार लगता है मोबाइल की कैमरे में देख करके पढ़ाना। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कि उसको पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यही क्या होता था कि जब मैं साइंस या कोई भी जीके का टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो सबको रटवाने का मेरा काम रहता है। जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हो गए, आप लोग उससे पता कर सकते हैं कि लगभग बायोलॉजी का सेल जो मैंने पढ़ाया था उसका 60-70% अभी भी याद होगा उन लोगों को, और 60-70% याद होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था उसका भी याद होगा, एक्सक्रीटरी पढ़ाया था वो भी याद होगा। तो याद हो जाता है, मेरा काम है याद कराना, क्योंकि मैं आऊँ पढ़ा के चले जाऊँ कोई फ़ायदा नहीं है। जीके जब तक 2 से 3 बार नहीं पढ़ा जाएगा तब तक याद नहीं होगा। आप इसको वीडियो में से कुछ कुछ चीज़ें याद करने लायक हैं। ये तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा था कि आगे पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग, और जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं देखेंगे आपको याद नहीं होगा। या तो फिर आप उसको एक ही बार देखिए और बैठ के अच्छे से नोट्स बनाइए, बट अच्छा नोट्स बनाइए और उसी को पढ़िए, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सभी बुक का बनाया गया है, याद रखना। क्योंकि मैं आगे मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँगा, वो भी बहुत सारी बुक का मर्ज करके नोट्स बनाए, है ना।
बहुत सारी बुक से पॉइंट निकाल निकाल के आपको बताया जाएगा, और सफिशेंट है। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपको साइंस के लिए किसी बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये वीडियो लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।